एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर की जब हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, उन दोनों के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स अधूरे रह गए थे। हमने उसमें बस 2 चीज़ें पढ़ पाए थे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, और आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैंने बोला था कि 2-3 चीज़ें, 2-3 कॉन्सेप्ट्स या फिर आपके कंपोनेंट्स और हैं उसके क्या कहते हैं उसको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, जो हमने बाद में पढ़ने। तो आज हम वो बचे हुए कंपोनेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन। इसी के साथ आपका एक और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर हम आगे डिप्रिसिएशन पे जाएंगे, तो वो अलग टॉपिक है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। ग्रॉस से मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ग्रॉस मतलब क्या होता है। ग्रॉस इज़ टोटल ऑफ समथिंग या फिर टोटल ऑफ एनीथिंग। तो किसी भी इकॉनमी में टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है कैपिटल गुड्स का एक ईयर में, वो कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन अ ईयर, ठीक है। इन एन अकाउंटिंग ईयर की जगह इन अ ईयर लिख लो। जो भी कैपिटल गुड्स हैं उनका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है टोटल किसी भी इकोनॉमी में, वो कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट। अब बात आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में भी 2 चीज़ें आती हैं। ये जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम 2 कारण से करते हैं। या तो हमने क्या करना हो, या तो हमको क्या करना हो, रिप्लेसमेंट करना हो, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स, या फिर हो सकता है हमको क्या करना हो, एडिशन करना हो, एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स। अब जैसे हमारे पास मान लो, लेट अस सपोज अभी के लिए मेरी फैक्ट्री में क्या है, मेरी फैक्ट्री में ना 10 मशीन्स ऑलरेडी हैं, यानी कि 10 आपके कैपिटल 10 यूनिट्स का मशीन्स का कैपिटल स्टॉक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, नए कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक। नए कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के थ्रू मैंने क्या किया, 10 से 17 मशीन्स बना ली। यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा, टोटल 7 मशीन्स का। ये कहलाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक की बात समझ आई, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन जितना किया मैंने कैपिटल गुड्स का एक साल में, राइट। ये हम पर इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं भी आपको एक छोटे लेवल पर समझाती हूँ, ठीक। अब ये जो 7 मशीन्स का मैंने प्रोडक्शन किया है, ये मैंने किस किस काम के लिए किया हो सकता है कि या तो इसमें से कुछ मशीन्स मुझे इसलिए यूज़ करनी हो क्योंकि ये जो 10 मशीन्स थी ना ऑलरेडी, वो कुछ बेकार हो गई हैं, मैं उनको रिप्लेस करूँगी, ठीक है। तो कुछ तो मैंने हो सकता है रिप्लेसमेंट के लिए किया हो, या फिर कुछ मशीन्स हो सकती हैं जो मैंने कुछ एडिशन करना हो कि अब मेरे को और 2-3 नई मशीन्स चाहिए, तो कुछ मैंने एडिशन के लिए किया हो, ठीक है। हो सकता है ना, जैसे 7 में से मैंने 3 मशीन्स तो मेरे को रिप्लेस कर दूँगी, यहाँ से 3 हटा के इन तीनों को ले आऊँगी, है ना, और बची हुई जो 4 हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो ये हो जाता है मेरा एडिशन और ये होता है रिप्लेसमेंट। तो इसी तरह ये जो हमारा कैपिटल गुड्स है ना, टोटल प्रोडक्शन जो हम करते हैं कैपिटल गुड्स का, वो 2 कारण से करते हैं। या तो हमको रिप्लेसमेंट करना हो किसका, एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स का, ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड है इससे रिप्लेस करना है, या फिर हमने क्या करना हो, एडिशन करना हो, 4 और ऐड करनी हो। तो ये 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपना कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं ना, ये जो रिप्लेसमेंट होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक। और ये जो हमारा एडिशन होता है, इसे हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट।
ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, राइट। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ आ गया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं दोनों चीज़ें, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट, समझ आया ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो टोटल प्रोडक्शन किसके लिए काम आएगा, या तो रिप्लेसमेंट के लिए एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक का, या फिर एडिशन के लिए। वो जो रिप्लेसमेंट है वो कहलाएगा आपका डेप्रिसिएशन, और ये जो एडिशन है वो कहलाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला निकालना हो, यहाँ से आपके पास 2 फॉर्मूलाज आ जाते हैं। अगर हमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन प्लस नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। इसी तरह अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला निकालना हो तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को उधर ले जाओगे, वो माइनस हो जाएगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है, ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक वाइड टर्म है, एक बड़ी टर्म है। ग्रॉस बड़ा होता है हमेशा नेट से, तो ग्रॉस के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, है ना। और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन को घटा दो तो आपके पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ये कहानी थी किसकी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की और नेट इन्वेस्टमेंट की और डेप्रिसिएशन की। अभी पर कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा। थोड़ा बहुत पहले हम नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तब तो उसको रिप्लेस करना समझ आता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है। अच्छा, इसको एक और चीज़ ये थी कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है हमारा, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मतलब रिप्लेसमेंट ही तो कर रहे हैं कैपिटल गुड्स का, तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नाम से हम डेप्रिसिएशन को जानते हैं, और जहाँ पर एडिशन होता है वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, अब बात ये आती है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये हम करते क्यों हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्यों है। यानी कि हम नेट इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशन, तो हमको और मशीन्स चाहिए क्यों हैं, और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस क्यों करने हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो जब हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पर क्या होता है कि इट रेजेस कैपिटल स्टॉक, ठीक है। कैपिटल स्टॉक इससे बढ़ जाता है। अब जब कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा किसी भी फैक्ट्री में, पहले 10 मशीन्स थी, अब मान लो 17 मशीन्स हो गई हैं, ठीक है, कैपिटल स्टॉक बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर लेबर वो क्या होगी, इनक्रीज़ होगी। यानी कि हर लेबर के पास कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी। पहले एक लेबर के पास अगर वो एक मशीन हैंडल कर रही थी एक लेबर, तो अब एक लेबर के पास ज़्यादा मशीन्स हैंडल कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, वो जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे, राइट। ऑब्वियसली अब कैपिटल का स्टॉक बढ़ गया है तो अब वो जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट का आपका फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो ये कैपिटल स्टॉक बढ़ाता है, कैपिटल स्टॉक बढ़ा तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर लेबर बढ़ गई, इससे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, ये पहला पॉइंट था, रेजेस कैपिटल स्टॉक। दूसरा क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करता है, कैसे, यानी कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों है, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल ओनली। लेबर तो बहुत ज़्यादा है, पर लेबर खाली हाथ पैर से क्या काम करेगी, हाथ पैर थोड़ी नहीं मारेगी, मशीन्स चाहिए और कैपिटल चाहिए बहुत सारा, तो उसी की कमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अब कैपिटल जब बढ़ेगा, हम नेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए कैपिटल गुड्स का एडिशन करेंगे, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारे जो लेबर है अनएम्प्लॉयड वो एम्प्लॉयड हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, जब हमने नेट इन्वेस्टमेंट किया, नेट इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। ऑब्वियसली ज़्यादा मशीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी ना, तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी,
अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी है ना, जीडीपी एक्सेलरेट होगी, उसकी ग्रोथ होगी। तो आपके पास क्या पॉइंट्स हैं, नेट इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, 4-5 पॉइंट्स लर्न कर लो। जैसे कि सबसे पहला कैपिटल स्टॉक इससे बढ़ता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तीसरा जीडीपी बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर लेबर बढ़ता है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है, नेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, राइट। अब इसके बाद अगर आपको कोई पूछता है, हाँ, अगर अब आपको कोई पूछता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंशिएट करने को, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप आराम से 3 पॉइंट्स बना सकते हो। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर by the producers on the replacement of existing capital goods as well as the expenditure by producers on the addition of existing capital goods। यानी कि दोनों पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करते हैं। पर नेट इन्वेस्टमेंट में कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर्स ऑन द एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स। तो इसमें तो आप दोनों लिख दोगे पॉइंट्स कि एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन एडिशन, ये ग्रॉस में इंक्लूड होता है पर नेट में सिर्फ एडिशन, राइट। दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है आपका कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, राइट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। ग्रॉस के ही तो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों, है ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या फिर डिप्रिसिएशन, बट नेट इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट में ये इंक्लूड नहीं है, डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, ये दोनों अलग हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर ये दोनों इंक्लूड हैं पर नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर ये इंक्लूड नहीं है, राइट। और तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है आपका कि जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है ये नेट एडिशन शो नहीं करता। नेट एडिशन कौन शो कर रहा है, सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है, पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट एडिशन शो नहीं करता। उसमें रिप्लेसमेंट वाला भी कुछ आपका इंक्लूडेड है, जो भी रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये नेट एडिशन शो नहीं करता। नेट एडिशन कौन शो करेगा, कैपिटल गुड्स का सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि पहला क्या है, ग्रॉस में दोनों इंक्लूडेड हैं, डिप्रिसिएशन पे खर्चा और मतलब रिप्लेसमेंट पे खर्चा, एडिशन पे खर्चा, और नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एडिशन पर खर्चा। दूसरा पॉइंट कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है पर नेट इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा पॉइंट कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट एडिशन शो नहीं करता पर नेट इन्वेस्टमेंट नेट एडिशन शो करता है। ये सारे ही टर्म्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तसल्ली से आराम से बैठ के सुनना समझना, 2-3 बार वीडियो देखोगे ना ईजिली आपको दिमाग में फिट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलो। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। सो अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी बताया कि डेप्रिसिएशन एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। साथ ही क्या होता है कि जब हम कैपिटल गुड्स में रिप्लेसमेंट करते हैं, उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, एक मशीन हटा के दूसरी मशीन ला रहे हैं, तो वो होता है आपका डेप्रिसिएशन, जिसे हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नाम से भी जानते हैं। पर अब समझने वाली बात यह है कि ये डेप्रिसिएशन ज़रूरी क्यों है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन हमें करना क्यों पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अभी जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन या फिर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के भी कुछ कारण होते हैं। 3 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमको डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला है आपका नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सीडेंटल डैमेजेस, और तीसरा आपका आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, ऑब्सोलेसेंस। ये 3 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी फर्म अपनी कैपिटल गुड्स
का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको रिप्लेस करती है, यानी कि डेप्रिसिएशन करती है, यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। ये 3 रीजंस क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, मतलब मान लो कोई मशीन है उसमें थोड़ी बहुत टूटा टाटी हो गई, खराबी हो गई, नहीं चल रही है, तो फिर क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। एक्सीडेंटल डैमेजेस, मान लो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया, मान लो कोई भी ऐसी मशीन है जो चलते चलते फट गई, है ना, आउटडेटेड हो गई या कुछ भी हो, आउटडेटेड नहीं मतलब फट गई, बेकार हो गई, और या फिर ऐसे डैमेजेस जो कि अब रिपेयर नहीं हो सकते। इन शॉर्ट, नॉर्मल वेयर एंड टेयर में तो छोटी मोटी चीज़ें आ सकती हैं, पर एक्सीडेंटल डैमेजेस में ऐसे डैमेजेस जो भी अब रिपेयर ही नहीं हो सकते, आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है एक्सीडेंटल डैमेज। इसकी वजह से हमें कोई भी अपना कैपिटल गुड रिप्लेस करना पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या आती है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये क्या होता है? ये किस वजह से होता है? ये भी आप याद रखो, ड्यू टू चेंज इन डिमांड या फिर टेक्नोलॉजी। जब डिमांड में चेंज होता है या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है, तब जो हमारी मशीन है ऑब्वियसली वो आउटडेटेड हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, तब हम उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और उस टाइम पे वी नीड टू रिप्लेस दैट मशीन, या फिर जो भी आपका कैपिटल गुड है उसके स्टॉक को हमको रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सारी चीज़ें समझ आ गई, किस किस वजह से होता है डेप्रिसिएशन इज़ डन, या फिर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज़ डन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल चेंजेस डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर लेता है ना कि चेंज होने वाला है डिमांड में, टेक्नोलॉजी में, राइट। तो ये होता है आपका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कितना करना है। देखो, कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, मतलब एक आइडिया लगा लेता है कि जब भी मेरे को ये जो मशीन है मेरी ख़राब हो जाएगी, उस पर मुझे इतना डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, मुझे इतना रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई मशीन है, वो आई है इस टाइम पे 20 लाख रुपए की, ठीक है। ये आई है मशीन कितने रुपए की? 20 लाख रुपए की, ठीक है। अभी जो 20 लाख रुपए की मशीन आई है, मान लेते हैं इसकी जो लाइफ है, यानी कि कितने टाइम तक चलेगी ये मशीन, वो है 5 साल तक। ये मशीन चल जाएगी 5 साल तक। अब जब ये मशीन 5 साल तक चलेगी, उसके बाद मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, यानी कि मुझे डेप्रिसिएशन अपना लगाना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से ही एक आइडिया ले सकती हूँ कि मेरे को 5 साल बाद जब मैं मशीन ये चेंज करूँगी 20 लाख की, तो मुझे कितना रुपया चाहिए होगा एज डेप्रिसिएशन। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? मैं ये जो 20 लाख रुपए है आपका, इसको 5 से डिवाइड करूँगी, कितना आएगा मेरे पास? 4 लाख रुपए, ठीक है। 4 लाख रुपए, ये जो 4 लाख रुपए है, इसे क्या बोलते हैं? आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? इट इज़ अ फंड दैट प्रोड्यूसर्स कीप विद देमसेल्व्स फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो मैं क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई भी चीज़, मान लो अभी आप कोई कार यूज़ कर रहे हो, आपके घर में एक ही कार है, बहुत ज़रूरी है, सब उसी से आते जाते हैं, आपको पता है ये 5 साल तक चल पाएगी, तो 5 साल बाद आपको कार की जब ज़रूरत पड़ेगी, जब ये कार ख़राब हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा इसमें, तो आपको नई कार की ज़रूरत पड़ेगी ना ऑब्वियसली। तो आप पहले से पैसा अपने पास रखोगे कि नहीं, फ़ंड रखोगे कि नहीं? तो ये तो भाई प्रोड्यूसर्स हैं, इनको तो मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली ये फ़ंड रखेंगे। फ़ंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ़ंड ये एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना भी फंड कह रही हूँ, उस कैपिटल गुड का कॉस्ट है, प्राइस है, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी लाइफ से। जितना भी आपका अमाउंट आता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? इट इज़ अ फंड दैट प्रोड्यूसर्स कीप विद देमसेल्व्स फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है ना, ये बहुत काम का होता है। क्यों काम का होता है? एक तो ये प्रोड्यूसर्स की नीड फुलफ़िल करता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, है कि नहीं? हमें पता चलेगा, हमने आइडिया लगा लिया कि हमको 4 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो मैं 4 लाख रुपए रखूँगी अपने पास,
है ना, क्योंकि मेरे को रिप्लेस करना है अपना मशीन। तो एक तो ये मेरी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की नीड को फुलफ़िल कर रहा है। और मान लो रिप्लेसमेंट ये आपके पास अगर डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड नहीं है, अगर इसकी कमी आती है, तो अगर डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड की कमी आती है तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, यानी कि डेप्रिसिएशन में कमी आएगी। और जब डेप्रिसिएशन में कमी आती है तो ऑटोमेटिकली किस में कमी आ जाएगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, डेप्रिसिएशन प्लस नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये कम हो जाए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी तो कम होगी ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकॉनमी है उसका टोटल आउटपुट जो है, मतलब प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, उससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम होगा, हमारी इकॉनमी को स्लो डाउन फेस करना पड़ेगा, मतलब पूरी इकॉनमी में स्लो डाउन आ जाएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर डिप्रिसिएशन रिज़र्व फंड में कमी आती है। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन रिज़र्व फंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, 3 वजह से होता है डिप्रिसिएशन, ये और ये, है कि नहीं, समझ आ गया ना। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, जो मैंने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बताया आपको। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की तरह ही एक और पॉइंट होता है आपका, ये जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की तरह एक और टर्म होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ये दोनों टर्म्स याद रखने हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है, मैं जल्दी से समझा देती हूँ, उसके बाद वीडियो का एंड है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, जब हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की बात कर रहे हैं, पहली बात मैंने क्या बताया था, 2 वजह से होता है ये, या तो आपका चेंज इन डिमांड हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये 2 चीज़ों की वजह से जब चेंज होता है तब हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं उसे, यानी कि प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट कर लिया कि इतने टाइम में ये चीज़ आउटडेटेड हो जाएगी, तो वो डेप्रिसिएशन कर देता है, यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करता है। अब चेंज इन डिमांड मतलब जैसे कि किसी भी कोई प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने कैपिटल गुड के थ्रू, अपनी मशीन के थ्रू, उसकी डिमांड ही चेंज हो गई। जैसे कि आप ये कह सकते हो, लेट अस सपोज पहले क्या था, नॉर्मल टॉप्स बनाया करते थे, कोई भी एक फैक्ट्री है जिसमें ना लड़कियों के टॉप बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, नॉर्मल टॉप बनते थे, पर अभी लड़कियां प्रेफर करती हैं क्रॉप टॉप्स ज़्यादातर। तो क्या हुआ, फैशन में चेंज आ गया, डिमांड चेंज हो गई, लड़कियों ने शिफ्ट करना शुरू कर दी है नॉर्मल टॉप से क्रॉप टॉप पर, तो क्या हो गया, डिमांड में चेंज हो गई। तो अब क्या होगा, मशीन का रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से हो रहा है ये रिप्लेसमेंट। इसी तरह चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था आपका, जैसे पहले क्या था, बीच में आप ये कह सकते हो, जब मान लो टीवी ही नहीं थे, ठीक है, टीवी नहीं थे या फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी से जब लोग नए नए क्या कहते हैं कलर्ड टीवी आए तो उस पर शिफ्ट हो गए, यानी कि ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, ये डिमांड में चेंज नहीं आया, ये टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है। पहले ब्लैक एंड वाइट ही था सिर्फ, अब कलर्ड टीवी भी आ गए हैं, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। तो जो मशीन्स ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाती थी वो बेकार, ठीक है, अब उनका कोई यूज़ नहीं है, तो अब हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। हमें कौन सी वाली मशीन्स लानी पड़ेंगी, जो आपकी कलर टीवी बनाए, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो वो भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से है। पर ये जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो होता है वो किसकी वजह से आता है, या तो वो आएगा आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, या फिर एक और पॉइंट आपका कौन सा है, हाँ, या फिर फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट वैल्यू ही डाउन हो जाए। या तो देखो नेचुरल कैलेमिटी आ जाए कोई, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया,
तो कोई भी एक पर्टिकुलर जो गुड है आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने कैपिटल गुड से, उस मशीन से, तो अब वो गुड की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल कैलामिटी की वजह से क्या हुआ, आप उसकी डिमांड चेंज हो गई, या फिर उसका ये कह सकते हो उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं रही है, ठीक है, उसका इतना फैशन नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ क्यों बनाओगे, नहीं बनाओगे तो आपको वो मशीन हटानी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी, राइट। तो वो आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर यहाँ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में आपको पता था कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड क्या है, आपको पता नहीं नेचुरल कैलामिटी कब आ जाए, आपको नहीं पता कि कब उस असेट की मार्केट वैल्यू फॉल हो जाए। जैसे कि क्या हो सकता है, आपकी एक कार है आपके पास, मान लो तो किसी लोगों के पास मारुति 800 होती है, ठीक है। जब उस टाइम पे मारुति 800 थी तो आगे जाके उन्हें नहीं पता था कि उनकी वो गाड़ी की वैल्यू अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। अब कोई ख़रीदता है वो मारुति 800 नहीं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो जो मशीन्स जो मतलब फैक्ट्री में, कार की फैक्ट्री में मारुति 800 बनाती थी, अब वो क्या हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं, और वो आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के अंदर, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड किस लिए है, नेचुरल कैलामिटीज़ और फॉल इन मार्केट वैल्यू, और एक्सपेक्टेड किस वजह से होता है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये याद रखना है। अब ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है ये तो कवर हो जाता है डेप्रिसिएशन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया, पर ये वाला जो होता है ये डेप्रिसिएशन के थ्रू कवर नहीं होता, ये इंश्योरेंस के थ्रू कवर होता है, ठीक है। यानी कि वो चीज़ ही हट गई है, अनएक्सपेक्टेड था एकदम, मार्केट वैल्यू गिर गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो ये इंश्योरेंस के थ्रू होता है और ये डेप्रिसिएशन के थ्रू। ये इसके बीच में डिफरेंसेस हैं, और तो कोई ख़ास डिफरेंसेस हैं नहीं है, ये वही कि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, ये इंश्योरेंस का पार्ट है। इतनी सी कहानी थी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के बीच में। और साथ ही साथ ये जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है इसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस, ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से होता है इसे तो हम कहते ही हैं डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है, आपकी कैपिटल का लॉस है। आपने जो भी मशीन लगाई थी वो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से अब मान लो आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो या नहीं वो डिमांड में है गुड, तो आपकी जो मशीन्स थी वो तो बेकार गई ना, आपकी कैपिटल का लॉस हो गया। इसी तरह आप जो मैंने बताया मारुति 800 वाला, अब आपने जो मशीन्स लगाई हुई थी, अब वो मारुति 800 तो डिमांड में ही नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू फॉल हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पर, आपका उसका क्या कहते हैं, जो मशीन्स हैं वो मतलब जो आपका कैपिटल गुड है उसका लॉस हो गया, यानी कि कैपिटल लॉस हो गया। तो ये होता है कैपिटल लॉस एंड दिस इज़ डेप्रिसिएशन। और इसी के साथ आपका आज का टॉपिक भी ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये तीनों ही टॉपिक्स अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक्स और फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।